हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र का निगमन करेंगे, सूत्र को प्राप्त करेंगे, फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जिसको आपने पढ़ा है F=ILB sin थीटा। इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है, जिसको हमने लिखा है द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मतलब गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करना है, बल का फार्मूला निकालना है। तो इस फार्मूले को हम आपको बता रहे हैं कि F=ILB sin थीटा आप किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, देखिए लॉरेंज बल का फार्मूला आपने पढ़ा है कि लॉरेंज बल F होता है QVB sin थीटा। ये आपने लॉरेंज बल का फार्मूला पढ़ लिया है। लॉरेंज बल, जिसको हम चुंबकीय बल भी कहते हैं, या फिर एम भी इसको लिखते हैं, केवल एफ भी लिखते हैं। एफ एम मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, और इसको हम केवल एफ भी लिखते हैं। तो एफ हो गया QVB sin थीटा। थीटा आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेशित कण के वेग की दिशा के बीच का कोण है। क्यों? आवेशित कण का आवेश है, v उसकी वेलोसिटी है, वेग है, F चुंबकीय बल है, जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, देखिए एक कंडक्टर हमने ले लिया, मान लिया ये एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ हमने ले ली L है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो गतिमान है, चल रहे हैं। ठीक, और इसके एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ये हमने मान लिया। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझिए, हमने मान लिया कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। हाँ, देखिए हमने ये बताया कि n को हमने क्या माना है? चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हमने सपोज किया, क्या क्या सपोज किया कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A। ठीक, और उस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। लिखेंगे चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। ये हमने माना, सपोज किया। ठीक, ये हमने माना कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और चालक की लेंथ कितनी है? चालक की लंबाई हमने माना L है, और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A। ठीक, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। ठीक, और लेंथ L है, और चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, अब हम पहले ये निकालेंगे कि चालक में एक सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। पहले हम निकालेंगे कि एक सेकंड में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना होगा। लिखेंगे एक सेकंड में
1 सेकंड में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दूसरे सिरे की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इसकी संख्या क्या होगी, 1 सेकंड के लिए कह रहे हैं। देखिए एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, इस क्षेत्रफल में। 1 सेकंड में इस क्षेत्रफल और इस लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, तो हम लिखेंगे v = L/T। दूरी कितनी हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहा है तो दूरी कितनी होगी, L होगी, चालक की लंबाई के बराबर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस वेलासिटी से चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलासिटी से चलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग से चलते हैं। जब अनुगमन वेग से चलते हैं तो इसको हम vd लिख देंगे, vd = L/, टाइम कितना लिख देंगे, 1, क्योंकि आप 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, t की जगह 1 लिख देंगे। जब हम t की जगह 1 लिखेंगे तो देखिए vd किसके बराबर हो जाएगा, L के हो जाएगा, और यहाँ पर आयतन होगा L × A। इसका मतलब आयतन v बराबर हो जाएगा vd × A। बात समझ आई, ये v क्या है, आयतन, आयतन वैल्यूम, vd × A या a × vd। इसी चीज़ को a पहले लिख दीजिए, vd बाद में लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, a × vd क्या है, वैल्यूम, आयतन, यहाँ लिखेंगे आयतन, v = L × A। ठीक, हमने आयतन निकाल लिया, किस पद में निकाला, अनुगमन वेग के पद में निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पद में हमने इस चालक का आयतन निकाल लिया, a × vd कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक, तो 1 सेकंड में आयतन इतना हो गया। ठीक, और इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी, एकांक मतलब एक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा NaVd, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaVd। बात समझ में, मतलब चालक से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किस, ए क्षेत्रफल से, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं उनकी संख्या NaVd हो गई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमने आयतन कैसे निकाला, हमने आपको समझा दिया कि v = L/T होता है, t की जगह हमने 1 रख दिया तो vd का मान L के बराबर हो गया। आयतन v बराबर होता है L × A, तो L की जगह हमने vd लिख दिया, तो ये चीज़ ये हो गई, आयतन ही हो गया। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो इस इतने आयतन में कितनी होगी, इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट, बात समझ में आ गई। इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं, कितने, 1 सेकंड में। तो अब हम आवेश निकालेंगे कि 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके कारण आवेश की मात्रा क्या होगी। तो कहेंगे 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। ठीक, आवेश की मात्रा क्या होगी। अब देखिए आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे। हम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर होता है Ne के। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम E से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें आवेश की मात्रा मालूम हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिली है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दें, तो आवेश की मात्रा उस चालक में हमें मालूम हो जाएगी कि 1 सेकंड में उस चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या हो गई, कितना आवेश गुजर रहा है, कितना आवेश जा रहा है। तो ये हो जाएगा
एन ए वी डी इंटू ई, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, इस क्रम में हमने लिख दिया, ई को एन के साथ लिख दिया। इतना आवेश जो है 1 सेकंड में गुजर रहा है। 1 सेकंड में गुजरने मतलब जाने वाले, चालक के एक सिरे से जाने वाले आवेश की मात्रा इतनी होगी। आवेश की मात्रा समझ में आ गई आपको? ठीक। 1 सेकंड में आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपान T के। आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अगर हम T को 1 सेकंड कह दें तो I किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो गया। तो कहते हैं 1 सेकंड में आवेश की मात्रा ही वैद्युत धारा कहलाती है। मतलब 1 सेकंड में आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई? वैद्युत धारा हो गई। क्योंकि 1 सेकंड में आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, इसलिए ये चीज क्या हो गई? वैद्युत धारा हो गई। I इक्वल टू एन ई ए वी डी। इतनी चीज समझ में आ गई? 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा या गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि I बराबर होता है Q अपान टी। टी की जगह हमने 1 सेकंड लिख दिया तो I का मान Q के बराबर हो गया। इसका मतलब कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसलिए 1 सेकंड में जो आवेश की मात्रा निकली है उसको हम वैद्युत धारा के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ गई इतनी? करेक्ट। अब हम निकालेंगे लॉरेंज बल से, निकालेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना होगा? देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल। अब देखिए, अब यहाँ से हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, पहले लॉरेंज बल का फार्मूला यहाँ लिख दें, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए, लॉरेंज बल यहाँ F डैश कह देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। F डैश इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्यू न लिख के ई लिखेंगे, लिख दिए। ठीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए v की जगह हम वी डी लिखेंगे, फिर v लिखेंगे, फिर साइन थीटा लिखेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? ये 1 इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल हो गया। ठीक। हमें निकालना क्या है? पूरे चालक पे कितना बल लग रहा है। तो पहले हम पूरे चालक का आयतन निकालें। ठीक है, लिखेंगे पूरे चालक का आयतन बराबर होगा A इंटू एल। ये पूरे चालक का आयतन हो गया। अब निकालेंगे पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। लिखेंगे पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n इंटू ए इंटू एल। भाई आयतन को एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या माने थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मालूम हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ गए? अब देखिए, पूरे चालक पर अब लगने वाला हम बल निकालेंगे। लिखेंगे पूरे चालक पर लगने वाला बल F बराबर, पूरे चालक पर लगने वाला बल F यहाँ लिख देते हैं, बल F बराबर पूरे चालक पर लगने वाला बल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश इंटू पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आपने निकाला है, ये देखिए, ये रख दीजिए यहाँ, ई वी डी बी साइन थीटा इंटू चालक पर, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या आप निकाल चुके हैं, एन ए एल। अब इसको लिख दीजिए F इक्वल टू एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा। हमने ये एक साथ ले लिया क्योंकि इतने के स्थान पर समीकरण 1 से एन ई ए वी डी के स्थान पर आई लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो F इक्वल टू हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये हो गया धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक पर बल F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। हाँ देखिए, ये आपने नोट कर लिया, तो ये मिला आपको धारावाही चालक पर बल F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। देखिए F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा ये मिला है। देखिए F जो है ये चुंबकीय बल है, F जो है चुंबकीय बल है, या I जो है चालक में प्रवाहित धारा है, I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है, L क्या है, चालक की लंबाई है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चालक रखा हुआ है, थीटा क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए ये चालक है, ऐसे रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके बीच का ये जो कोण बनेगा ये थीटा होगा। ठीक, थीटा क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो ये धारावाही चालक पर बल का सूत्र हुआ F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मिटा रहे हैं। हाँ अब देखिए, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फार्मूला मिला धारावाही चालक पर लगने वाले बल का। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, अगर थीटा 0 है तो देखिए F क्या होगा, आई एल बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो आई एल बी इंटू 0 होगा, मीन्स F इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई बल कार्य नहीं करेगा अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे रखा है, तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में वो दिशा जिसमें स्थित धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। हमने कहा कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा होगा, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक एक ही दिशा में होंगे, दोनों समांतर होंगे, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वो दिशा जिसमें स्थित धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। करेक्ट। अब सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इक्वल टू हो जाएगा आई एल बी साइन 90। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू आई एल बी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा F मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, इक्वल टू आई एल बी हो जाएगा। तब बल ये हो जाएगा, ये अधिकतम बल हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम बल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और चालक ऐसे है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इस चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। वो अधिकतम बल F मैक्स इक्वल टू होगा आई एल बी। करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखिए, इसी से हम B के लिए यूनिट निकाल रहे हैं, मात्रक। B का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। इस फार्मूले से जहां लिखा F इक्वल टू आई एल बी, B इक्वल टू हो जाएगा F अपान आई एल। अब देखिए, इससे B का मात्रक क्या होगा, B का मात्रक होगा, F बल है, मात्रक न्यूटन होगा,
ए एम्पियर है, ए धारा है, एम्पियर होगा, एल लंबाई है, मीटर है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अगला मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला 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 मात्रक होता है इसका, समझ में आई? TESLA, टेस्ला। और इसका मात्रक गॉस भी होता है, इसका मात्रक गॉस भी होता है, गॉस, GAUSS, गॉस। ठीक, एक टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक टेस्ला 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। और 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो नियर अबाउट 0.5 गॉस होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग 0.5 गॉस होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। चुंबकीय क्षेत्र के हमने मात्रक आपको बता दिए, टेस्ला होता है, गॉस होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और एक मात्रक और होता है इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये अभी आगे हम फाई इक्वल टू BA चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बताएंगे, तो वहाँ से इसका मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक इसके आप याद रखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यूनिट हम निकाल रहे हैं, वो डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बी का। देखिए V इक्वल टू है F/IL। तो देखिए V का विमीय सूत्र, देखिए बल की विमा होती है MLT-2। A धारा है, I को हम इसकी विमा A लिखते हैं, कैपिटल A लिख दिया, L की जगह L लिख दिया। सॉल्व करिए इसको, M हो जाएगा, L हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M हो जाएगा, L की पावर 1 हो जाएगा, T की पावर -2 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M, L की पावर 0, T की पावर -2, A की पावर -1, ये हो जाएगा M, T की पावर -2, A की पावर -1। ये हमने आपको V की विमा बता दी, M T की पावर -2, A की पावर, M T की पावर -2, A की पावर -1, करेक्ट। ये हो गई बी की विमा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा हमने आपको निकाल के बता दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें, पूरा आप समझ लें। ठीक, वीडियो को आप बीच में रोक के पूरा फेयर कॉपी में आप नोट कर लीजिए, एक एक चीज़ समझ लीजिए। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसे आप कमेंट करें। ठीक, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।